बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी और आज की मीटिंग का आगाज़ करने से कबल मैं अल्ताफ़ कुरैशी साहब हमारे सीनियर साथी हैं, उनकी अहलिया की वफ़ात हो गई। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस मुल्क के लोगों के, शहरियों के, आम आदमियों के हकूक़ की जंग लड़ने वाला एक बड़ा नाम आई रहमान साहब हमें नहीं रहे, ज़िया शाहिद साहब दुनिया में नहीं रहे। उन सब के ख़ानदानों से अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, तमाम साथियों की तरफ से ताज़ियत करते हुए आज हमारी मीटिंग के अंदर हमारे बहुत सारे साथी फ़िज़िकली नहीं पहुंच सके क्योंकि पंजाब के बहुत सारे इलाके और लाहौर के कुछ एरियाज़ बंद हैं। और ये बंद इसलिए हैं कि इस हुकूमत वक्त की और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत की नाअहली का एक मुँह बोलता सबूत जो है कि इस वक्त यूँ तो मुल्क भर में सड़कें और चौक बंद हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन रुकी हुई है कई जगहों पे। कल रात से ये सूरत हाल है, कल शाम से। और हुकूमत वक्त की नाअहली का आलम यह है कि पहले इन्होंने एक जमात का मुतालबा मानते हुए उनसे समझौता किया, मुआहदा किया और फिर उस मुआहदे से उसको हैंडल करने का जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो काबिल मज़म्मत है। हमें एहतजाज का जो हक़ है उसके तो हम साथ हैं, लेकिन पीसफुल एहतजाज, वायलेंस के किसी सूरत में हम सपोर्टर नहीं हैं। लेकिन ये हुकूमत की शदीद नाअहली का सबूत है कि उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट की है कि इस वक्त मुल्क एक तातुल का शिकार हुआ है। आज हमारी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के अंदर इस वक्त मुल्क के अंदर जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हुई। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर पीपल्स पार्टी का कंसर्न मुल्क की गिरती हुई इकॉनमी, बहुत तेज़ी से ख़राब होते हुए हालात, लोगों की ज़िंदगियों में भरता हुआ जहर और PTIMF डील जो इन्होंने, इस हुकूमत ने पहले 2019 में की, उसके ही समरात अभी तक पाकिस्तान के अवाम अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सके थे, उसके ही झटके बर्दाश्त नहीं कर सके थे कि अब उन्होंने एक और समझौता किया है, एक और डील की है, एक और एग्रीमेंट किया है जिसके नतीजे में कोई 1000 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ, 1000 अरब से ज़ायद का बोझ इस साल में अवाम पे डाला जाएगा। बिजली के नर्ख सुना है 5 रुपए से ज़ायद पर यूनिट बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं और ये मुआहदा हुआ है। गैस के नर्ख डबल किए जा रहे हैं, ये मुआहदा हुआ है। और बदकिस्मती ये है कि जहाँ इस तरह के फ़ैसले होने चाहिए, जहाँ आवाम के नुमाइंदे बैठे हैं यानी पार्लिमान में, पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया गया। वो जो डील हुई है हम उसको डील इसलिए कह रहे हैं कि वो मुआहदा होता तो सबके सामने होता। वो जो डील हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम पे एक और बम गिरने वाला है। हम इस डील की मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं और ये बड़े दावे करते थे, बड़े नारे मारते थे कि हमारा ट्रेड सरप्लस हो गया, हमारा ट्रेड सरप्लस हो गया, हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गई। इन्होंने अपना ग्रोथ टारगेट 10% रखा था इस साल के लिए। अभी तक इन 8.5-9 महीनों के अंदर जो पिछला साल गुजरा है, इस हुकूमत का जो ग्रोथ रेट है वो 2% के करीब है। सो अगले 3-3.5 महीने में
अगर ये 25 से 30% ग्रोथ पे जाएं तो भी ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता। और अगर ये टारगेट अचीव नहीं होगा तो इकोनॉमी ख़राब सूरत हाल होगी, इंडस्ट्री की सूरत हाल ख़राब होगी, ज़राअत की सूरत हाल ख़राब होगी, बेरोज़गारी और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी। और ये जो नारे लगा रहे थे, सिर्फ पिछले महीने में जो ट्रेड डेफिसिट एक महीने का है वो $3 अरब का है। ये जो कह रहे हैं कि हमारी टेक्सटाइल में बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस है, इस साल हम $1 अरब से ज़ायद की इंपोर्ट करेंगे टेक्सटाइल कॉटन, तब जाके हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये कौन सा काम है कि कॉटन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिसी कौन सी है जिसकी वजह से आप लोगों को रिलीफ दे पाएँ? लिहाजा हम आपकी इस इकोनॉमी की पॉलिसी को और इकोनॉमी को किसी के हवाले करने की पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। उस पर मज़ीद ये कि स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का बैंक है, जो रियासत का बैंक है, जो लोगों का बैंक है, जो बैंकों का बैंक है, जिसके पास नोट छापने की, जिसके पास पूरी पॉलिसी बनाने की का इख्तियार है, उसको पार्लिमानी, अदालती और पाकिस्तान के जो अवामी फोरम्स हैं उनके दस्तरस से बाहर निकाला जा रहा है। और वो अब आलमी इदारों के एजेंडे पे, यानी सिर्फ नफ़ा नुकसान की बुनियाद पे फैसले करेगा, वो सरमायादारी निज़ाम की ज़रूरतों के मुताबिक फ़ैसले करेगा। और हुकूमतों का काम ये होता है कि जब इस तरह के इदारे, आलमी इदारे जब प्रेशर डालते हैं, लोकल इकॉनमी का जब प्रेशर आता है, तो आवाम की ज़रूरतों और इन दबाव को एक कुशन के तौर पे हुकूमतें अब्जॉर्ब करती हैं और आवाम के हक़ में फ़ैसले करती हैं। हमारे दौर में हफीज़ शेख साहब भी रहे, IMF डील भी हुई, लेकिन हमने पाकिस्तान के अवाम की 150% तनख्वाहें बढ़ाई, हमने 100% पेंशनें बढ़ाई, हमने बेहतरीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, हमने इस मुल्क के किसानों को उनकी फसलों की कीमतें दी, हमने पाकिस्तान के मज़दूरों की तनख्वाहों में इजाफे किए, लोगों को फैसिलिटेट किया, रोज़गार दिए, जिसके नतीजे में ना सिर्फ मार्केट में बेहतरी आई बल्कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और आज की हुकूमत ना रेवेन्यू पूरा कर पा रही है, ना टारगेट पूरे कर पा रही है, और ये पाकिस्तान बदलने चले हैं। इसी तरह और हम इनके इस ऑर्डिनेंस को और ये पाकिस्तान की जो माली खुद मुख्तारी है उसके ऊपर समझौता है कि अब पाकिस्तान का जो बैंक है, जो पाकिस्तान के अवाम का बैंक है, जो सरकार का बैंक है, जो पाकिस्तान की पूरी मईशत को चलाता है, वो अब किसी और के हवाले होगा और वो IMF और वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पे चलेगा। ये नज़रिया हमें कबूल नहीं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और कल भी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम जो ही ये सारी तफसील हमारे सामने आती है, हम इसको हर फोरम पे रजिस्ट करेंगे और ये भी जायज़ा लेंगे कि अगर हमें अदालत में जाकर उसको चैलेंज करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। इसी तरह कश्मीर के ऊपर इस हुकूमत की इंतहाई गुमगुम की पॉलिसी, इंतहाई कन्फ्यूज और कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, वो कश्मीर काज को और कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता शाह-रग का रिश्ता है। कश्मीर हमारी शाह-रग है, वो हमारे भाई हैं, उनके साथ हमारी एक तारीखी कमिटमेंट है। पीपल्स पार्टी का कश्मीर इशू के और कश्मीरियों के साथ 3 नस्लों का रिश्ता है। और हमारे वज़ीर आज़म जब मोदी की पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी तो उनके मैनिफेस्टो में था कि वो हुकूमत में आके कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, उसको हिंदुस्तान के साथ अनेक्स कर लेंगे। और हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान सेलेक्टेड, वो कह रहा था कि अल्लाह करे मोदी साहब जीत जाएं तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। शायद उनकी नज़र में यही हल था। यही हमारी बदकिस्मती है। और फिर जब अवाम के नुमाइंदों ने पूछा तो असम्बली में खड़े होकर कहा कि अगर ये कुछ हो गया तो मैं क्या करूं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर जाओ। और अब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने भी सुना है कि उन्होंने अली गिलानी साहब को हिंदुस्तान का कोई नुमाइंदा या एजेंट डिक्लेयर कर दिया है। वो शख्स जिसकी सारी उम्र 92 से 90 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, जिनकी सारी उम्र जदोजहद आज़ादी कश्मीर में गुजरी है,
हिंदुस्तान वाले उनको पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं और ये सरकार उनको क्या खिताब दे रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम हर फोरम पे कश्मीरी अवाम के, कश्मीरी जद्दोजहद के साथ हैं और हम पीपल्स पार्टी हर फोरम पे इस मामले को अपने तौर पे भी हमारी जो कमेटी है वो उठाती रहेगी। तीसरी गुजारिश, आज हमारी पंजाब एग्जेक्टिव में जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर बड़ी तफसील से बात हुई है। इस वक्त कुछ चीज़ें बड़ी हीटेड हुई हैं। हमने पीडीएम बनाया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके पीडीएम का फोरम तश्कील दिया था और उसका एक मुआहदा लिखा था। मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं उसमें, हमने बाकायदा लिख के उसका एक चार्टर लिखा था। जो चार्टर 26 पॉइंट्स की सूरत में, ये 26 पॉइंट्स है, इस सूरत में वो मुआहदा लिखा गया, वो चार्टर लिखा गया, उस पर सारी जमातों ने दस्तखत किए हैं। इसलिए कि और इसमें यह भी तय हुआ था कि हम इत्तेफाक राय से फैसले करेंगे, क्योंकि इसमें मजहबी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं। कोई जमात, हमारा कई जमातों से कई चीज़ों से इख्तलाफ है, उनका हमारी कई चीज़ों से इख्तलाफ है। लिहाजा वो चीज़ें जिन पे सबका इत्तेफाक था वो लिखी गई और यही हमारा वे फॉरवर्ड था। उसके साथ एक एक्शन प्लान दिया गया कि हम ये तय किस तरह करेंगे ये सफ़र। पीपल्स पार्टी इन दोनों मुआहदों के एक एक लफ्ज़ के साथ खड़ी है, एक एक कमिटमेंट के साथ खड़ी है। इसमें लिखा गया था कि हम मुल्क की तहरीक चलाएंगे, हम जलसे जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, हम मुल्क भर में मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। वकला, ताजरों, किसानों, मज़दूरों, तालिब इल्मों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और आवाम को उनकी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ते करके उनको इस तहरीक में शामिल करेंगे। और ये भी लिखा गया, मैं वो तहरीर पढ़ रहा हूँ, इसमें यह भी लिखा गया कि सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तलाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन शामिल है। ये वो मुआहदा था जो लिखा गया, एक्शन प्लान तय किया गया। मैं आज कौम की बात रखना चाहता हूं और भारी दिल के साथ रख रहा हूं कि हम इसके एक एक लफ्ज़ का पैरा दे रहे हैं। हमने बार बार मीटिंग्स के अंदर ये मामला उठाया कि कमेटियां बना के सिविल सोसाइटी के साथ, ताजरों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ, उनकी तंजीमों के साथ, वो सारे एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते किए जाएं। कोई एक राब्ता, कोई एक कमेटी नहीं तश्कील दी गई। हमने एहतजाज नहीं किया, हमने कोई सवाल नहीं पूछे, हम गुजारिश करते रहे कि जनाब ये करना चाहिए, ये हमारा तय। हमें कहते थे कि बाय इलेक्शंस का बायकाट कर दो, आप हमें कहते थे कि सेनेट का बायकाट, उससे पहले इस्तीफे दे दो। हमने आपको ये सूरत हाल वाजे की, टेक्निकल सूरत हाल वाजे, और आपने इन प्रिंसिपल, हमारी जिद नहीं मानी थी कोई, इन प्रिंसिपल सारी जमातों ने एग्री किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है। और फिर तारीख में और वक्त ने साबित किया और कौम ने देखा कि पीपल्स पार्टी के उस स्टैंड की बदौलत बाय इलेक्शंस में और सेनेट के इंतखाब में इस हुकूमत को वो झटके लगे कि अब आए दिन इनकी कश्ती डोल रही है और रोज़ बरोज़ इनके अंदर से जो इनके कंट्राडिक्शंस है वो फट रही हैं। कभी एक ग्रुप सामने आ जाता है, कभी सिंध की जमात जो है वो अपनी मरकज़ी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है कि 35 करोड़ लेके टिकट दिया गया, कभी 70 करोड़ का इल्ज़ाम बलोचिस्तान वाले लगाते हैं, कभी तरीन साहब अपना ग्रुप ज़ाहिर करते हैं, कभी पंजाब के अंदर से चीज़ें, आवाज़ें उठती हैं। हमें कहा गया कि अदम एतमाद कैसे लाएं, हमारे पास तो नंबर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया, एहसन इकबाल साहब ने कहा कई दफ़ा, तो हमने उन्हें कहा हजूर कोशिश करें
तो रास्ते पैदा होते हैं। लोग बहुत तंग हैं इस हुकूमत के रवैयों से। अब बात वाज़े हो गई, हमने 172 वोट साबित किए हैं। 169 वोट गिलानी साहब ने लिए बतौर सेनेटर और 3 वोट उनके ज़ाया हुए। 172 वोटों से या वज़ीर आज़म बनता है या वज़ीर आज़म फारग होता है। हमने फिर भी कहा, और हम समझते हैं कि उस सारे अमल में सारी जमातों की कोशिश शामिल थी। हमारी उस तहरीक पे सब जमातों ने हमारा साथ दिया और पीपल्स पार्टी का ये जो तजर्बा था माजी का, उस पर PDM विंडिकेट हुई। हम सुरखरू हुए। और जब गिलानी साहब का इलेक्शन हमसे चोरी किया गया, डाका मारा गया, तो हमने कहा कि ये 13 तारीख को इलेक्शन हुआ, 14, 15, 16 3 दिन उन्होंने सेनेट का और कौमी असम्बली का ऐवान बंद रखा। हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे अपील करने के लिए। हम अपील में जाना चाह रहे थे। 17 या 18 को अपील फाइल हुई। हमारा तवक्को ये थी कि हमारी साथी सारे दोस्त जो हैं ये अपील में हमारा साथ देंगे। अचानक PDM की सरबराही मीटिंग रख ली गई। हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन ऐसे ही होता रहा। हमने कहा जी ठीक है। और उस मीटिंग में जाने से पहले जो बातें मीडिया के अंदर मीटिंगों में बैठ के करने वाली थी, वो वहाँ पे कहा गया जी कि अगर इस्तीफे नहीं देने, हमें इसके एंड पे इस्तीफे देने चाहिए, अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर लॉन्ग मार्च का फ़ायदा क्या है। ये बात हमें मीडिया के ज़रिए क्यों कही गई, इसकी क्या ज़रूरत थी। जब मीटिंग बुलाई थी तो मीटिंग के अंदर बैठ के बातें होती। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह ये लिखा गया है, जो लिखा हुआ मायदा है, इससे इन्हिराफ हम नहीं कर रहे। बाकी जमातें और मुल्क सारा अवाम सोचे कि हमें जो इल्ज़ाम दे रहे हैं हम इस मायदे के साथ हैं, इसके एक एक लफ्ज़ के साथ हैं। आज वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें इन्हिराफ करके इनको छोड़ के आगे बढ़ें और फाइनली आप इस्तीफ़े दे दें। हम कह रहे हैं कि ये वो वक्त है और उस वक्त हमें ज़रूरत थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर राजा परवेज़ अशरफ साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। 2 वोटों का फैसला हुआ था। पहली मीटिंग में जो 8 तारीख को हुई थी हेड्स की, उसमें चेयरमैन सेनेट का फैसला हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं सारी जमातों का कि सब जमातों ने हम पे एतमाद किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले फेज़ में जब सेनेट का मेंबर बनने का फेज़ था, तो कौमी असम्बली में हमारी सारी अपोजिशन के पास भी इतने वोट नहीं थे कि वो सीट कोई जीती हुई थी जो हमें दी गई। यकीनन हमें मुस्लिम लीग के, JUI के, अपने इन दोस्तों के, इन साथियों के वोटों के साथ ही हम जीत पाए। लेकिन इसके अलावा भी हमने दोस्तों से वोट लिए और हमने अपने सीनियर मोस्ट बंदे को इस हारी हुई गेम में डाला और जिसने पूरा नक्शा बदला। फिर चेयरमैन सेनेट का वक्त आया, वहाँ डाका पड़ गया, तो ज़रूरत थी कि हम सारे इकट्ठे होते। लीडर ऑफ द अपोजिशन पे जब तनाज़ा बना, हमने बार बार रिक्वेस्ट की मियाँ साहब से भी रब्ता करने की। कहते क्या कहा जाता है, मियाँ साहब से पूछ लेते। यहाँ कहा गया और हमने गुजारिश की कि जब तक गिलानी साहब के केस का फैसला नहीं हो जाता, ये चंद हफ्तों महीनों की बात है, 2-4 महीने की, उतने अरसे के लिए अगर गिलानी साहब सीनियर मोस्ट बंदे हैं, इस वक्त जो माहौल बना है उनके इलेक्शन की वजह से बना है, तो आप तो सारे वैसे ही इस्तीफे देना चाहते थे। तो अगर इस हुकूमत को टफ टाइम आया है तो गिलानी साहब अगर लीड करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन उस पर भी नहीं माना गया। और अब हम पे इल्ज़ाम यह है कि हमने कोई बड़ा गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, बड़ा गुनाह कर लिया हमने कि जी हमने हुकूमत से वोट ले लिए। कौन से वोट लिए हमने हुकूमत से? मुस्लिम लीग के पास अपने और बाकी जमातों के मिला के 26 वोट हैं। हमारे पास अपने उनके 17 वोट हैं, हमारे अपने 21 वोट हैं। 2 वोट ANP के हैं, 23। 1 वोट जमात इस्लामी का है, वो हुकूमत का नहीं है। और मेहरबानी करें, हमें तो गालियां दे ही रहे हैं, जमात इस्लामी को गाली मत दें। जमात इस्लामी हुकूमती इत्तेहाद में नहीं है, ठीक है, वो हमारे साथ नहीं है, उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन वो हुकूमत के शदीद मुखालिफ हैं। 1 वोट उनका है, 24। 2 वोट हमने फाटा के जो आज़ाद मेंबरान हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनसे हमने लिए 26 वोट। ये 26 वो वोट हैं जिनके साथ सबसे बड़ी जमात, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे 21 वोटों के साथ यही असूल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं,
जानते हैं इन सारे कवानीन को, ये ट्रेडिशंस हैं उन ऐवानों की। उनके साथ 21 वोटों के साथ पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ये हमारा इस्तेहकाक था। हम उन 4 वोटों की बुनियाद पे नहीं हैं अपोजिशन। और दिलावर साहब, जो सेनेटर दिलावर साहब हैं, वो मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, वो मुस्लिम लीग के टिकट पे लड़े हुए हैं। आप उनको बाप का कह दीजिए, आप उनको निकाल दीजिए अपनी जमात से। वो 27वां वोट था। उनके साथ कुछ मेंबर आए जिन्होंने कहा हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। तो ये जो शोर शराबा हो रहा है कि हम कोई उनके वोटों की वजह से हम जीते हैं, उनके वोटों की बदौलत हम इस सौदे पे आए हैं, ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत है। हम गुजारिश करेंगे कि हकायक को इस तरह मस्क ना करें। और फिर एक बड़ा ही नामुनासिब काम किया पीडीएम के ओहदेदारान की तरफ से। हमने किसी जमात को नहीं कहा। हम समझते हैं कि ये पीडीएम के फोरम पे कभी नहीं हुआ। इससे पहले बड़े इत्तेहाद रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब उन इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं, वो बड़ा खूबी से जानते हैं। इत्तेहादों में कभी किसी को शोकाज नहीं होते। हमें शोकाज दे दिया गया कि हमने जी वो कोई बेसिक प्रिंसिपल तोड़ा है। यानी जो सेटल्ड कानून है, जो सेटल्ड लॉ है, जिस पे सब इत्तेफाक राय है, उसके पॉइंट आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और इल्ज़ाम हम पे है कि हमने इत्तेफाक राय तोड़ा है। कौन सा इत्तेफाक राय तोड़ा हमने? कौन सा तहरीरी मुआहदा हमने उसे इन्हिराफ किया? हमें बड़ा हद अदब में रहते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब का एहतराम करते हैं, बाकी जमातों का भी इज्जत एहतराम करते हैं, हमें मुस्लिम लीग का भी एहतराम है। वो तल्ख बातें ही करते रहें, लेकिन गुजारिश यह है कि हम किसी मामले में किसी लफ्ज़ से इन्हिराफ नहीं कर रहे। हमने कोई ऐसे वोट लेके उनकी बदौलत हम लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बने। लेकिन अगर कोई बंदा गवर्नमेंट में बैठा हुआ, आज कोई जमात गवर्नमेंट को छोड़ के अगर आ जाती है अपोजिशन में और वो कहती है कि हम आपके साथ हैं, मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब, बड़ा एहतराम है मुझे उनका, हम सारी जमात, सारा मुल्क उनका एहतराम करते हैं। वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हुए, कुछ अर्सा चले, उन्होंने देखा कि हुकूमत उनके साथ फेयर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, हम अपोजिशन के साथ हैं। तो क्या हम उन्हें कहते हैं कि नहीं जनाब, आप तो क्योंकि हुकूमत के साथ थे इसलिए हम आपको साथ नहीं लेके चल सकते? क्या ये कहा जा सकता था? आज वो हमारा हिस्सा है और वो पीडीएम की बाकी जमातों के पीछे नहीं है, वो आगे लग के खड़े हैं, वो हमसे आगे बढ़ के फैसले कर रहे हैं। सो हमें उनका एहतराम है। अगर कोई मेंबर आके अपोजिशन में बैठना चाहता है फिर कहा तो उसका हक है, उसको इनकार तो नहीं किया। और उसकी बदौलत, उसकी वजह से हम लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब नहीं हुए। हाँ, फिर यह है कि जी एहसन इकबाल साहब ने हमें, नहीं सॉरी, शायद खाकान साहब ने कहा कि हमने शोकाज जारी कर दिया है, पीपल्स पार्टी जवाब दे, पीपल्स पार्टी को जवाब देना होगा। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया है कि पीपल्स पार्टी को अपना रिव्यू जो है उसको रिव्यू करना चाहिए, जो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है। मैं उस पर भी गुजारिश करता हूँ। लेकिन शायद खाकान साहब ने बाकायदा प्रेस में कहा, शोकाज क्या होता है? ख़त होता है ना। हमें कहा गया, शोकाज लफ्ज़ भी उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा कहा कि हम शोकाज दे रहे हैं। जब उस पर रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा हमने वजाहत मांगी है। फिर कहा गया, और आज भी कहा, मौलाना मुझे आपसे बड़ा अदब का रिश्ता है, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि आपने फरमाया है कि हमें चाहिए था कि हम आपके पीडीएम के जो शायद खाकान साहब का ख़त है उसकी वजाहत के लिए हम पीडीएम में आ जाते, सरबराही मीटिंग कर लेते, उस पर रहना चाहिए था। आपने हमसे वजाहत मांगी है तो हमें अच्छे तरीके से वजाहत करनी चाहिए। तो आप तो जानते हैं कि मीटिंगें इसी काम के लिए हैं और मीटिंगों के अंदर तल्ख बातें भी हो जाती हैं, आसान बातें भी हो जाती हैं। जो भी बात हो वो मीटिंगों के अंदर बैठ के तय की जा सकती है। अगर हमें ख़त मीडिया के ज़रिए मिले, अगर शोकाज मीडिया के ज़रिए हो, तो फिर जवाब के लिए हमारी मजबूरी है कि हम मीडिया में आए। हम कभी नहीं चाहते थे, और मैं आज सारी कौम के सामने ये कह रहा हूँ, इन पूरे पिछले दिनों में जितनी बातें तल्ख हुई हैं वो दोनों तरफ से हुई हैं, उधर से भी हुई हैं, हमारी तरफ से भी हुई हैं, हम उसको एडमिट करते हैं। लेकिन हमने वो शुरू नहीं की हैं। हमने जवाब ज़रूर दिए हैं और जवाबों में तल्ख बातें भी हुई हैं, लेकिन उससे बहुत तल्ख बातें हमारे बारे में कही गई हैं और कही जा रही हैं।
और आज भी वही लहजे और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौलाना, हमसे तो वजाहत तलब कर रहे हैं आप, अब तो बहुत सारे इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं। आपने तो MRD भी देखी है, ARD भी देखी है, आपने तो GDA भी देखा है, आपने तो सारे इस मुल्क की तहरीकों का हिस्सा रहे हैं। ARD में हम जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब उस तहरीक का सरबराह थे, मुस्लिम लीग भी उसका हिस्सा थी, हम भी उसका हिस्सा थे, आप भी उसका हिस्सा थे। और एक समझौता हुआ। अच्छा, ARD में चले, उनको पता तो है। तो एक समझौता हुआ, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब हमेशा वैसे कहा करते थे, और मियाँ साहब मुल्क से बाहर चले गए। ARD यहाँ देखती रह गई, किसी से पूछा नहीं गया, किसी को बताया नहीं गया, कोई शोकाज नहीं हुआ था, किसी ने वजाहत तलब नहीं की थी। जुबैर साहब जाके आर्मी चीफ से 2 मीटिंगें करते हैं और उसकी वजाहत ISPR को करनी पड़ती है। हजूर, हमने नहीं पूछा कि वो क्यों मिले थे, हमने नहीं पूछा कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन में अनकंडीशनल वोट दे के उसके बाद क्या हुआ कि अचानक तोपें चल गईं। हमने नहीं पूछा, हमने कोई वजाहत नहीं मांगी किसी से। हम सब का एहतराम करते हैं, सब की इज़्ज़त करते हैं, और हमने कोई हार्ड लाइन नहीं ली। ANP का जो मौक़िफ़ है, हम उस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है उनका हक़ है। जमातें अफराद नहीं होते मौलाना, हम कोई जमात नहीं है, PDM कोई जमात नहीं है। मुझे बहुत एहतराम है आपका। आज आपने एक इंतहाई नामुनासिब बात कही है, आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। इसके जवाब में बहुत सख्त बातें मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका एहतराम माने हो रहा है। ये कहना कि बाप को बाप नहीं बनाना चाहिए, ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आप लफ्ज़ों के माने भी जानते हैं, आप बात करने का हुनर भी जानते हैं, और आप लफ्ज़ों की काट भी जानते हैं। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आप अपने इन अल्फाज को वापस लेंगे। ये अल्फाज आपके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। और कोई बात करता तो और बात थी। आप इसके सरबराह हैं और आपकी इज़्ज़त और एहतराम है, इसलिए मैं सिर्फ इतना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इन अल्फाज को वापस ले लें। हाँ, आपका हक़ है, आप हम पे जो भी इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन आपने फरमाया है कि हमें MRD PDM की सरबराही मीटिंग कॉल कर लेनी चाहिए थी। मौलाना, हम तो उस मीटिंग को में आ रहे थे, हम तो CC के अपनी मीटिंग करके आपसे टाइम लेके गए हुए थे, आपने हमें वक्त दिया हुआ था। उसके बाद हमने आपके पास आना था, उससे पहले ही हमें मीडिया के ज़रिए चार्जशीट दे दी गई, उससे पहले ही सारी तोपें चला दी गई। फिर भी हमने गुजारिश की है कि हम ANP के साथ हैं, और जो बिलावल साहब ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फ़ैसला आपके सामने रखा है कि PDM के वो ओहदेदार जिन्होंने ख़त लिखा है, तो वो ANP से और पीपल्स पार्टी की क़यादत से जिनकी उन्होंने तौहीन की है, तज़यीक़ की है, और कोई रवायत नहीं है इसकी, वो उनसे माज़रत करें। और हमें बराबरी की बुनियाद पे, सब की छोटी बड़ी कोई जमात नहीं होती मौलाना, हम सब बराबर हैं। और हम तो वैसे भी इस मुल्क की बड़ी जमात हैं, लेकिन हम सब जमातों का एहतराम करते हैं। ये कहना कि कोई बंदे अगर चले भी जाएं तो जमातें रहती हैं, ये कोई जमात नहीं है। और पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बड़ी जमात है, जमात में से एक फ़र्द भी जाए तो नुकसान हुआ करता है। हम आज भी, हमारे क़यादत ने कहा है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी तारीख़ी ज़िम्मेदारी इंडिविजुअली भी अदा करती रही है, मार्शल लॉ में भी अदा करती रही है, मुशर्रफ के दौर में भी अदा करती रही है, ज़ियाउल हक़ के दौर में भी अदा करती रही है, अयूब खान के दौर में भी अदा करती रही है, याह्या खान के दौर में भी अदा करती रही है, और आज के दौर में भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है। हम सबके साथ चलना चाहते हैं हर फोरम पे, जहाँ जहाँ, लेकिन उसके लिए जो एक सब का बाहमी एहतराम है उसको मलहूज़ ख़ातर रखना होगा। पीपल्स पार्टी या ANP अपने उस इशू पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आप इस जो सरबराह हैं इस इत्तेहाद के, जो बेसिकली वो इत्तेहाद भी नहीं है, वो कोई अलायंस भी उस तरह नहीं है, ये एक मूवमेंट है कि हम इस मुल्क के अंदर, और एक स्टेट चार्टर है। और मैं फिर आखिर में
दोहराते हुए इस बात को कि इस चार्टर के एक एक लफ्ज़ के हम साथ हैं। ये आप खुद फैसला कीजिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर अमल नहीं हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। और आखिर में मुल्क में कोरोना की वबा फिर दोबारा बड़ी तेज़ी से फैली है और इसने मुल्क को हिला के रख दिया है। पंजाब में इसकी वेव बहुत खौफनाक है और हमारी हुकूमत ऐसी बेहिस हुकूमत है, शायद दुनिया की वाहिद हुकूमत है जिसने ये जो इसकी वैक्सीन है ये परचेज़ करने की बात नहीं की। ये दुनिया से मदद तलब कर रहे हैं और ये वैक्सीन लेके लोगों को नहीं लगा रहे। और इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में जो इम्पोर्ट हो रही है, जो खबरें दी जा रही हैं, और आज पेशावर हाई कोर्ट में भी एक फ़ैसला हुआ, एक अपील दायर हुई है, एक पटिशन दायर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि इसकी आलमी मंडी में कीमत जो रूसी वैक्सीन है उसकी 2 शॉट्स की कीमत $10 है। जो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन आई है और जो प्राइवेट सेक्टर में लगाई गई है, कहते हैं वो $45 की शो हुई है। और उसके ऊपर जो भी दवाई बाहर से आती है उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी जो पब्लिसिटी के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 40% का कुशन और प्रॉफिट के लिए दिया जाता है। वो 40% का कुशन उसके ऊपर डाल के वो 12,000 से भी ऊपर इस मुल्क में बेची जा रही है, जो एक वाज़े डाका है। और इस मुल्क के वज़ीर जो वज़ीर सेहत हैं वो ख़ुद वज़ीर आज़म साहब हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप कौम को बताइए कि किस बुनियाद पे ये $10 की चीज़, जो आपका सफारत खाना वहाँ बैठा है, आपका पूरा वजारती निज़ाम यहाँ बैठा है, ये और ये भी है, ये भी एक इल्ज़ाम है कि ये दवाई रूस से डायरेक्टली नहीं मंगवाई गई, थर्ड पार्टी एंगेजमेंट करके किसी और रास्ते से मंगवा के इसकी रेट बढ़ाए गए हैं। $45 में ये $35 एक बंदे से फालतू किस बुनियाद पे लिए जा रहे हैं? इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड हो रहा है। अब मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी पाकिस्तान के इसके ऊपर पड़ने वाले डाके पे नोटिस लेना चाहिए। ये जो बातें मीडिया में आई हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को, नैब को, बाकी इदारों को भी आंखें खोलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि किस तरह ये मैनिपुलेशन से अदालत का सहारा लिया गया है। और वहाँ से कहते हैं सिंध हाई कोर्ट का कोई फैसला आया जिससे ये कीमत तयन की गई है। इस मामले की शफाफ इंक्वायरी करके कौम के सामने रखना चाहिए कि ये किस तरह इतना बड़ा डाका डाला जा रहा है दिन दिहाड़े। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आपका कोई सवाल हो तो उसके हसन सर एक सेकंड जी। हसन साहब, ये मैं कायरा साहब की गल थोड़ा जिहा अगे वधाना। अज वजीरे सेहत पंजाब की तरफों जो बयान आया है कि असी उनकी परचेज मना कर दी है क्योंकि जाना लिए खतरनाक है। इस कोविड के वक्त जदों लोग खौफ का शिकार ने, जदों एक खौफ तारी है पूरी कौम के उत्ते और वो एक वजीरे सेहत जी है सब तो वड्डे सूबे की, वो फरमा रही है कि इंसानी जाना लिए खतरनाक सी, इसलिए असी इस वैक्सीन को रोक दिता है, जिहड़ा कि इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमत नूं उहदे ते अपनी पोजीशन जिहड़ी है वो क्लीयर करनी चाहिए है। लोग जिहड़े ने रूरल एरियाज ते पहले ही इसके बड़ा वो खिलाफ सन कि वैक्सीन नहीं होनी चाहिए और हुण शहरों के अंदर भी ये इज़तराब और परेशानी और डर और खौफ पैदा हो गया है कि अगर वैक्सीन लवावांगे तो साड़ी इंसानी जाना लिए खतरनाक है। ये बड़ी असी उनकी मजम्मत भी करने इस बयान की और उन्होंने को चाहते हैं कि उससे कोई अपनी पॉलिसी वाजिया करे। हसन साहब बताते जाते हैं जिसको कहें। जी अब्बास साहब, नहीं, हम किसी को निकालना नहीं चाहते, किसी को निकालने का इख्तियार है ना, हमने उसको छोड़ा है ना हम किसी का ये हक मानते हैं कि वो निकालने का इस्तेकाक रखता है। और ये भी याद रखिए कि पीडीएम के बुनियादी चार्टर का ये हिस्सा था, ये फ़ैसला था। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि इत्तेफाक राय से फ़ैसले होंगे। इसकी जो मौलाना ने भी फरमाया है कि इसका एक चार्टर भी है और इसकी एक तंजीम भी है। और जिस वक्त मौलाना खुद अलील थे और वो मीटिंग नहीं कर सकते थे, उस वक्त उनके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजा परवेज़ अशरफ साहब थे। हमारी जमातों को बुलाए बगैर, हमें सुने बगैर 4-5 जमातें बैठ के अगर फ़ैसला करें
वो भी रेलेवेंट लोग ना उसमें मेजॉरिटी हों और वो हमें शोकाज दे दें, तो ये मुनासिब बात नहीं है। हम नहीं कह रहे कि हम सबसे बड़ी जमात है, नहीं, मैंने कहा हम अपोजिशन की एक बड़ी जमात है। हमने कहा कि हम सेनेट में सिंगल लार्जेस्ट, नहीं सर, नहीं, मुस्लिम लीग यकीनन उनकी नंबर हमसे बड़ा है, कोई शक नहीं है इसमें। देखिए मैं कब कह रहा हूँ कि वो बड़ी जमात नहीं है। आप नहीं, एक मिनट, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने जो कहा है वो ये है कि हम सेनेट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हमारे 21 वोट्स हैं। मैंने अपने हकायक के मुताबिक बात की है। अगर आप उसमें मैं कहने में शायद कोई गलती कर गया हूँ जी। ये जी पहली बात तो ये है कि हमने रिज़ाइन कर दिया है, हमें वो ग्रुप में है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। लेकिन जिन साहब ने हमें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला है, मैं यकीन से तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता यूँ है कि मुस्लिम लीग लंदन को बहुत जल्दी है हमें पीडीएम से निकालने के लिए, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है वो शायद ऐसा नहीं चाहती। नाले सहेलियां जो नाराज हो ब्लॉक कर देंदियां ने। जी 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 जी, एक तरफ ये तो फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। मैंने पहले भी गुजारिश किया है कि हमने किसी आर्गूमेंट को इनिशिएट नहीं किया। यकीनन इन दिनों तलखी बड़ी है जो बहुत अफसोसनाक है, जिसका बराह रास्त नुकसान अपोजिशन को और फ़ायदा हुकूमत वक्त को है। लेकिन ये फ़ैसला अवाम को करना है कि हमें लॉन्ग मार्च भी मुअत्तल करना पड़ा, और आज अपोजिशन जिस तातुल का शिकार है, आखिर क्यों इस तरह का फ़ैसला करके, पता था ये ख़त लिखते हुए कि पीपल्स पार्टी, मुझे यकीन है कि इन्हें पता था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी क्या रिएक्ट करेंगी, तो ये क्यों ऐसा कोशिश की। देखिए हमने नहीं, देखिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम जमातों को ज़िम्मेदार अभी नहीं ठहरा, हम ये नहीं कह रहे कुछ। हमने उन ओहदेदारों को जो पीडीएम के ओहदेदार हैं उनका जिक्र किया है। हम ये कह रहे हैं कि सारी जमातें काबिल एहतराम हैं, हम सारी जमातों के साथ चलना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, मुल्क के ऊपर एक बहुत खौफनाक सूरत हाल मुसल्लत हो रही है, आने वाले दिनों में और ख़तरात बढ़ रहे हैं। इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए और हम मिल के ज़्यादा बेहतर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कुछ साथियों का ये रवैया है कि वो अपनी राय मुसल्लत करें, वो ये समझे कि जिस तरह हम सोचते हैं इसी तरह बाकी जमातें सोचें, तो वो सियासी और जमहूरी हैं, तो फिर ये काम ये मुनासिब नहीं है। जी नहीं, मैंने बिल्कुल उनका MQM के साथ कोई मुवाजना नहीं किया, ना मेरा कोई उस तरफ शायबा भी था। अगर मेरे कहने से आपको कोई ऐसा अंदाज़ा हुआ है तो इसकी तस्हीह कर लीजिए। मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये बिल्कुल कहने का मकसद कतन नहीं था कि वो MQM की तरह है। नहीं, मुझे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से इख्तलाफ हो सकता है, मेरी जमात उनका एहतराम करती है, वो अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, लेकिन हमें बाहमी एहतराम के रिश्ते बहरहाल लेके चलने चाहिए। कुछ बातें ज़रा शुगल मेले में तंजन हो जाती हैं। भट्टी साहब, नज़ीर भट्टी ना तोड़ देते ऐसे लोग दोनों हुकूमत ख़त्म हो जाती है। किन के? नहीं, हमारे कोई राब्ते नहीं है जी। और जहांगीर तरीन साहब लर्ज रहे हैं या नहीं लर्ज रहे हैं, इस हुकूमत के अंदर पूरा लर्जा तारी है।
अगर हमारे साथी हमारा साथ देते तो जिस तरह हमने कौमी असम्बली में और सेनेट में उनको चारों शाने चित किया था, अभी तक हम उनको पंजाब से भी फ़ारग कर चुके होते। और अब फेडरल गवर्नमेंट जो है, मेरा ख्याल है पंजाब से फ़ारग होने के बाद खान साहब खुद ही मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर चुके होते अगर हमारा साथ देते थे। नज़ीर भट्टी साहब, चलो गिलगित बल्तिस्तान में लिया अपोजिशन लीडर का वजात कर दिया विक्की दा राइट होता। देखिए, गुजारिश ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कोई अपना फ़ैसला नहीं किया। ये गिलानी साहब का ज़ाती फ़ैसला नहीं है। उनको सेनेट का उम्मीदवार बनाना पार्टी का फ़ैसला था। वो एक मुश्किल सूरत हाल में पार्टी की ज़िम्मेदारी संभाल के चले। उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है। वो चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं थे, पार्टी ने उनको जिम्मेदार बनाया था और ये फ़ैसला भी पार्टी का है। सो ये गिलानी साहब की ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गिलानी साहब अगर उनके साथ सारे दोस्त चलते तो अपोजिशन ज़्यादा बेहतर तरीके से ये मामला चला सकती थी। और हम अब तक पंजाब हुकूमत को, आप ये बताइए ना, उसके बाद जब से ये हमारा आपस में टकराव हो गया है, उसके बाद से जो सूरत हाल इवाल्व हुई है, क्या सारी मुल्क इसको देख नहीं रहा? अच्छा, एक मिनट शाह जी, मुस्लिम लीग पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर उनका है। कौमी असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर उनका है। KPK के अंदर मौलाना बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर उनका है। बलूचिस्तान में मौलाना की बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर उनका है। सिंध के अंदर PTI बड़ी पार्टी है, हालांकि MQM और GDA मिलाकर उनसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन उनका है। उसूल ये है कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, ये पार्लिमानी रवायत भी है, उसूल भी है, अपोजिशन लीडर उनका होगा। तो इस एतबार से जब पिछली बार राजा जफरुल्लाह थे तो नून लीग की अक्सरियत थी तो उनका था। इस वक्त हमारी अक्सरियत है तो हमारा होगा। ये एक पार्लिमानी उसूल है और रिवायत है, हम नहीं उसको तोड़ रहे, वो तोड़ रहे हैं उसको। और फिर भी हमने कहा था कि 2-2.5 महीने के कुछ अरसे के लिए अदालती फैसले तक बर्दाश्त कर लें। देखिए, गुजारिश ये है कि ये फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करें। मैं आज भी आपको नेक नीति से कह रहा हूँ, मेरी क़यादत आज भी, तमाम क़यादत का, मरियम बीबी का भी ज़ाती तौर पे बहुत एहतराम करते हैं, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, हम सब करते हैं। ख़वातीन का एहतराम वैसे ही पीपल्स पार्टी जो है हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं और एक सियासी जमात के तौर पर भी हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन हम उसी एहतराम की खुद तवक्को भी करते हैं कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के कायल हैं और हमने तलखियाँ ख़त्म करनी है। ये याद रखिए, हम इकट्ठे थे, हम अलग हुए, इकट्ठे हुए। इस वक्त पाकिस्तान का तकाजा ये है, ज़रूरत यह है कि अपोजिशन एक मुश्तरका जद्दोजहद करे, लेकिन उसके लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मैंने बार बार कहा है, उसके बगैर आगे बढ़ने का रास्ता मुश्किल होता जाता है। यार अब कितने आवाज़ करोगे? नहीं, मरियम बीबी सियासी कारकुन हैं। वो PDM के जलसे में हमारी दावत पे गई थी, अकेली नहीं गई, सारी जमातें गई थी। इसी तरह हम भी उनके सारे जलसों में गए थे। ये किसी एक को लेके जाने की बात नहीं है।